मेरे साथ जो नौजवान मौजूद है इसहाक, ये मुकेश अंबानी की कंपनी में काम कर चुका है। जी हाँ, वही मुकेश अंबानी जिसके बेटे की शादी की अभी बहुत सी वीडियोस आई थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन, फनकार सब वहाँ दिखाई दिए थे। तो ये कैसे वहाँ तक पहुँचा, कंपनी में क्या करता था और कराची में ये क्या कर रहा है? क्या ऐसा हुआ कि इसने मुकेश अंबानी की कंपनी में जॉब छोड़ दी? वरना मुकेश अंबानी की कंपनी में तो लोग काम करने को तरसते हैं, वहाँ बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं। इसहाक, क्या है, पहले ये बताओ, मुकेश अंबानी की कंपनी में क्या करते थे? क्या वहाँ पे ऐसा हुआ जो छोड़ दिया सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं मुकेश अंबानी साहब की जो जियो फाइबर जो कंपनी है, मैं उसमें वाईफाई टेक्नीशियन रहा हूँ और मैंने इसको ज्वाइन सन 2019 में किया था। लेकिन वक्त और हालात ने हमें इस कदर मजबूर किया कि हमने इसको छोड़ दिया। हालांकि अफसोस भी बहुत हुआ छोड़ते वक्त भी। मुकेश अंबानी का नाम है, वो सहूलियात क्या क्या देता था? सर, सहूलियात तो आप ये देख लें, चांदी का सिक्का मुझे मिला है उसमें, एक बार नहीं दो बार मिला है और मेरे पास रखा हुआ भी है। हालांकि अभी फिल वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि चांदी का सिक्का क्या है? ऐसी कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाई थी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, या वैसे ही सबको मिला था, आपको भी मिल गया? सबको मिलता भी है, क्योंकि बर्थडे वगैरह वो तो सभी चीज़ों को मनाते हैं ना, कभी दिवाली पे कभी किसी चीज़ पे। लेकिन ये है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो परफॉर्मेंस के बेस पे भी मुझे मिला था। पैसे भी अच्छे मिलते थे? सैलरी कैसी थी? बोनस वगैरह मिला था। मेरी सैलरी भी अच्छी थी, 26,000 मेरी सैलरी थी वहाँ पर। 26,000 इंडिया में अच्छी सैलरी समझी जाती है, नॉर्मल, या ऐसा है कि सर पाकिस्तानी 90,000 रुपये बनते हैं? देख लें सर, वाह वाह वाह, यानी कि 90,000 रुपये पाकिस्तान में जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है 90,000 की, तो इसका मतलब है वहाँ तो फिर 26,000 अच्छा गुजारा हो जाता होगा। सर बहुत अच्छा गुजारा। मैं हालांकि रेंट पे रहता था, अपना रेंट भी पे करता था और तमाम अपनी ज़रूरियात पूरी करता था। कभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कर्ज़ा लेने की नौबत नहीं आई। क्या काम करते थे कंपनी में? मैं वाईफाई टेक्नीशियन था। मैं इसके अंदर जो वाईफाई वगैरह होते हैं इनको इंस्टॉलेशन करता था। इसमें 3 चीज़ें चलती थी, एक तो वाईफाई चलता था, प्लस सेटअप बॉक्स, प्लस लैंडलाइन जो इनका फ़ोन होता है उसको भी इंस्टॉल करना होता था साथ में। तो कस्टमर के यहाँ से हमारे पास कॉल आती थी और हम इसमें सेल्स भी करते थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी था मैं इसमें। क्योंकि जो इंजीनियर होता है तो उसको ये 4 काम करने होते हैं। सबसे पहले उसको सेल्स करनी होती है, फिर उसके बाद बुक करने के बाद उसको इंस्टॉलेशन भी करना होता है, तमाम चीज़ें उसको करनी होती थी। और मेरी पोस्टिंग दिलशाद गार्डन में भी रही है और आपका यमुना विहार एक इलाका वहाँ पर, उसमें भी मैं रहा हूँ। और लास्ट जो मैंने नौकरी छोड़ी है, एक करकाडूमा एक इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका है, बहुत महंगा तरीन इलाका है। वहाँ पे एक मॉल है, मेट्रो मॉल, उसके फर्स्ट फ्लोर पर ये कंपनी है। उस पर मेरी ज्वाइनिंग थी और वहीं पर ही मेरा आना जाना था। वहीं से ही मैंने शुरुआत। नई दिल्ली में? जी, नई दिल्ली में। असल में नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का फ़र्क ये है, जो जो जामा मस्जिद का जो इलाका है वो पुरानी दिल्ली है और उसके अलावा टोटल नई दिल्ली है। मुकेश अंबानी की कंपनी में जॉब आसानी से नहीं मिलती थी? नहीं सर, काफ़ी इंटरव्यू करने होते हैं उसमें। इंटरव्यू काफ़ी बहुत हार्ड फेस करना होता है और आपको ऑनलाइन भी देना होता है, फिज़िकली भी देना तो होता तुम है। सब में पास हो गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने इससे पहले हैथवे कंपनी थी, फिर उसके बाद एक डैन कंपनी थी, इन 2 का मेरे पास एक्सपीरियंस था। डैन कंपनी में मैंने 5 साल जॉब की है। तो आसान नहीं है किसी कंपनी में 5 साल जॉब करना और उसको रिज़ाइन कर देना, और सिर्फ इस बात के ऊपर के इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए थे। अच्छा, अब ये आप आ जाओ, उस पे आ जाओ। अब सवाल आपके जहन में है, मेरे जहन में भी है कि कराची क्या कर रहा है। जब आधार कार्ड है, जब अंबानी के कंपनी में था, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? सोराब गोड ईदी होम में इतना वेल सेट, यानी कि वेल सेट से मुराद ये नहीं कि लग्जीरियस लाइफ गुजार रहा हो, लेकिन एक अच्छी तनख्वाह के साथ गुजारा हो रहा है और एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ इसकी तरक्की भी अगर मज़ीद रहता होती, प्रमोशन होती और लाइफ स्टाइल इसका अच्छा होता। क्या ऐसा हुआ कि इसने सारी आसाइशें छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, घर छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया और पाकिस्तान आ गया और कराची में ईदी होम में ठहरा हुआ है? भाई बता दो क्या वजह है? देखिए सर, सबसे पहली बात मैं बहैसियत मुसलमान में अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और सैयद घराने से भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे अब आदमी हमारे ऊपर डायरेक्ट कोई बात अटैक करे तो बात को मसले की तरफ ले जाते हैं कि चलो इस मसले का हल है, बातचीत है। लेकिन आपके अगर मज़हब को अगर टारगेट किया जाए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाता।
अब जैसे सुबह उठते ही के साथ ही जय श्री राम, ये वो फला फला फला। एक तरफ से कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। अब किस तरह के सेकुलर हैं आप? अगर आप सेकुलर हैं तो इस तरह आपके एम्प्लॉय ये बोलेंगे। ये अंबानी की कंपनी में भी होता था ये? सर ये मुकेश अंबानी की कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर इस तरीके की बातें। और मैंने कंप्लेंट की है, ललित बेसला नाम के हमारे मैनेजर थे, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, ललित बेसला। आप जाएं करका, अगर कोई हिंदुस्तानी अगर इस वीडियो को देखे तो आप जाएं करका डूमा के फर्स्ट फ्लोर पे, मेट्रो मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे जियो फाइबर का इतना बड़ा ऑफिस बना हुआ है, इस पर ललित बेसला, उसमें सन 2021 तक की मैं बात कर रहा हूँ कि सन 2021 में ललित बेसला थे उसके अंदर। आपने कंप्लेन की कि आपको वहाँ क्या कहते थे कि आप जय श्री राम बोलो सुबह आते के साथ ही? सर शुक्रिया बोलने पर हमारे नंबर्स काटे जाते थे। वाकई में शुक्रिया बोलने में? जी। अस्सलाम वालेकुम बोलने पे भी कुछ होता था? सर सलाम तो हम सोच ही नहीं सकते ना। क्या कहते थे तुम? शुक्रिया के ऊपर इतना बड़ा एतराज है। सुबह ऑफिस में जब जाते थे तो किस तरह गुड मॉर्निंग कहते थे और फिर? गुड मॉर्निंग कह ली, इससे ज़्यादा और क्या क्या? उनको सलाम करेंगे, फिर एक फालतू की बातें शुरू होंगी, तू पाकिस्तानी है, तू दहशत, तू आतंकवादी है। अब क्या आदमी? ये ऐसा वहाँ ऑफिस में कमेंट्स लोग पास करते थे? जी। क्या करते थे फिर? आप क्यों तंग हुए कि मुल्क ही छोड़ दिया यार? नेशनलिटी यानी कि सब पासपोर्ट वगैरह सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गए? की थी नहीं ना, बात तो मजहब की थी। आप देखें दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से नारे लगाए गए हैं सन 2022 में, जंतर मंतर प्रेस क्लब पर। प्रेस क्लब के अंदर बैठ कर के नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये रेपिस्ट है, ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी है। आप देखें, और वो खुला घूम रहा है। क्या हम सोच सकते हैं इन सब बातों के बारे में? मैं इन्हें पुरानी बात बता रहा हूँ। नमाज पढ़ते में कुछ लोगों को पीटा जा रहा था, पुलिस वाले मार रहे थे लात और घूंसों से, और किस तरीके से नमाज जुम्मा का वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ उस जगह से मैंने हिफ्स किया है। मुझे माशाअल्लाह हाफिज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस जगह से मैंने हिफ्स किया है। उसी मस्जिद से मैंने हिफ्स किया है। मक्की मस्जिद, जामा मस्जिद वो कहलाती है। इंदरलोक का इलाका है, उसके सामने जो इलाका है वो शहजादा बाग का इलाका है। मैंने वहाँ से हिफ्स किया है। अब मुझसे ज़्यादा कौन क्या जानेगा उस इलाके को। वो जैसे ही मेरे सामने तस्वीर आई, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इस जगह से हिफ्स किया और हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और आप ये देखें, ये इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सेकुलर कौम है कि अभी तक इस केस पर FIR नहीं हुई है। 3-4 बार पीटा गया, सन 2017 में, 19 में, 18 में, 2021 में भी मेरे साथ हुआ। मेरे वालिद और मेरे साथ हुआ एक बार। वालिद साहब मेरे बताते हैं कि तेरी दादी ने पाकिस्तान की जब मूवमेंट चल रही थी, जिस वक्त चंदा हो रहा था, तो तेरी दादी ने अपने कान का एक सोने का झूमर दिया था। अब उस वक्त पे आप सोने की कीमत लगा लें कितनी हुआ करती थी और सोना कैसा हुआ करता था, देखें ना। और कुर्बानी है यानी कि आपके ख़ानदान की पाकिस्तान के लिए एक सोने के बूंदे की कीमत उस वक्त क्या होगी, आप अंदाज़ा लगा लें। और इस कुर्बानी का आप असर देखें कि मैं चल कर बॉर्डर अपने 70 साल के बूढ़े बाप के साथ बॉर्डर पार करके आ गया और मेरे साथ किसी ने कोई पूछताछ नहीं की और मैं कराची तक आ गया। ये दुआ नहीं तो क्या है ये? मेरे दादा भी ख्वाहिश रखते थे पाकिस्तान आने की, लेकिन मेरे दादा इस चक्कर में थे आज नहीं तो कल पाकिस्तान हमारा है, ये पूरा हिंदुस्तान एक होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, आस्तीन के सांप धोखा दे गए, वो पता नहीं चला। अब वहाँ लोग आपको बहुत बुरा भला कहते होंगे, कोई भी होंगे कि यार ये देखो गद्दार निकले, ये लोग तो गद्दार हैं, बाप बेटा इन्होंने अब भारत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं पाकिस्तान जाके, ये वो। हमने 92 जब शुहदाए बाबरी मस्जिद के बाद मेरे वालिद ने कोचिंग सेंटर एक खोला था, इंग्लिश ऑरेटरी क्लब ऑफ इंग्लिश। तो मेरे वालिद ने 32 साल तक उसको फ्री चलाया मुसलमानों के लिए, कोई एक चार्ज नहीं लिया है। अगर बच्चा गरीब है तो अपनी जेब से फ़ीस भरी है। कोई बच्चा थोड़ा नॉर्मल ज़िंदगी वाला है, मतलब उस नॉर्मल फैमिली का है, अगर उसका वालिद माँ या बाप में से एक नहीं है तो उससे आधी फ़ीस लिए, उसकी फ़ीस भरने के लिए दूसरों से चंदा करके उसकी आधी फ़ीस, और जिसके दोनों माँ बाप ही नहीं है उसकी अपनी जेब से हम लोगों ने फ़ीस भरी है। यहाँ क्या कर रहे हो? 8 माह हो गए आप लोगों को, क्या हो रहा है यहाँ? बस सर अभी तो यहाँ पर हैं, खाली हैं, क्योंकि हमने UNHCR को अपनी दरख्वास्त लगा रखी है, अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि उसको एक्सेप्ट कर लें ताकि हमें एक आज़ादी मिल जाए, ताकि हम जॉब कर सकें, ताकि अपनी जो
नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसको जी सके। भाई जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है, जो ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली मैं इस वक्त जिस अहाते में मौजूद हूँ ये सेंट्रल है, सोराब गोट ईदी होम है, वहाँ ये ठहरा हुआ है इसहाक और इनके वालिद साहब। तो ये आईटी का काम जानते हैं। आईटी से मुराद इंटरनेट से मुंसलिक जो भी काम है, वाईफाई डिवाइस का हो या फाइबर का हो या और टीवी बॉक्स का हो। यहाँ जिस हालात में गो के ये रिहाइश इनको मिली हुई है, लेकिन इंसान ज़ाहिर है उतना अपना रूम होता है, टीवी होता है, वॉशरूम अपनी मर्ज़ी से आना जाना होता है, साफ़ सफाई होती है, खाना पीना होता है अपनी मर्ज़ी का। यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक बंद कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और चाहते हैं कि इनको बिल्कुल जिस तरह हम आम शहरी घूमता है इनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए, ये भी बाहर जाएँ आएँ और कहीं इनको रोज़गार मिल जाए। तो जो भी सपोर्ट करना चाहता है इसहाक को, इसने बता दिया है इसके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकता है, इससे कांटेक्ट कर सकता है यहाँ आके।